नमस्कार। आज हम 1857 के उस दौर की थोड़ी गहराई में उतर रहे हैं। जी। इसे सिपाही विद्रोह कहते हैं, कोई पहला स्वतंत्रता संग्राम कहता है, या भारतीय विद्रोह, कई नाम हैं इसके। हाँ, बिल्कुल। आधुनिक भारतीय इतिहास का ये एक, कह सकते हैं, बहुत बड़ा मोड़ था जिसने वाकई बहुत कुछ बदल दिया। यकीनन। हमारे पास जो भी जानकारी है, जो स्रोत हैं, उनके आधार पर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये इतना बड़ा लेकिन हाँ कुछ हद तक बिखरा हुआ विद्रोह ये क्यों भड़का, इसमें असल में हुआ क्या, और फिर इसका असर कितना गहरा पड़ा। तो चलिए इसे खोलकर देखते हैं जरा। बिल्कुल, चलिए। तो अगर शुरुआत करें तो सियासी वजह क्या थी? लॉर्ड डलहौजी की वो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, व्यवगत का सिद्धांत जिसे कहते हैं, और 1856 में अवध का विलय, ये बड़े कारण माने जाते हैं। हाँ, बिल्कुल। देखिए, व्यवगत का सिद्धांत तो शासकों के लिए एक सीधी चुनौती जैसा था। अच्छा। जिन शासकों के अपने पुत्र नहीं थे, मतलब प्राकृतिक वारिस नहीं थे, उनके राज्य सीधे अंग्रेजों के कब्जे में जा रहे थे। जैसे झांसी, सतारा। हाँ, झांसी, सतारा, नागपुर, कई राज्य थे। ये सिर्फ उनकी जमीन नहीं छीन रहे थे, ये एक तरह से उनकी पूरी सत्ता, उनका मान सम्मान सब पर चोट थी। और फिर अवध का विलय, वो तो बहुत बड़ा झटका था। हाँ, 1856 में। जी, उसने तो मतलब शासक वर्ग से लेकर आम किसान तक सबको हिलाकर रख दिया। लोगों को लगा कि उनकी पहचान, उनकी जमीनें, सब कुछ खतरे में है। यानी ऊपर के लेवल पर यह राजनीतिक अस्थिरता तो थी ही, लेकिन आम लोगों के स्तर पर आर्थिक हालात कैसे थे? सुना है भारी लगान और अंग्रेजों की आर्थिक नीतियां भी, वो भी आग में घी डाल रही थी। निश्चित रूप से लगान इतना ज्यादा था कि किसानों की तो जैसे कमर ही टूट गई थी। फसल हो ना हो, लगान देना ही है। और ऊपर से जो ब्रिटेन की मिलों में बना सस्ता कपड़ा और दूसरा सामान आ रहा था, हाँ, उसने भारत के जो अपने कारीगर थे, छोटे उद्योग थे, उनको लगभग तबाही ही कर दिया। आप सोचिए कितने लोग रातों रात बेरोजगार हो गए होंगे। सही बात है। और जो भारतीय सिपाही थे फौज में, उनकी हालत भी कोई बहुत अच्छी नहीं थी। तनख्वाह कम थी अंग्रेजों के मुकाबले। हाँ, अंग्रेज सैनिकों के मुकाबले काफी कम, और तरक्की के मौके तो लगभग थे ही नहीं। भेदभाव साफ दिखता था। अच्छा, तो ये फौजी वजह तो थी ही, पर इसके साथ साथ ये सामाजिक और धार्मिक मुद्दे भी थे, जैसे सिपाहियों के साथ भेदभाव वाली बात आपने कही, और धर्म बदलने का डर। ये सब कितना अहम था? ये बहुत ही अहम पहलू थे। देखिए, सिपाहियों को नस्लीय भेदभाव तो झेलना ही पड़ता था, उन्हें कमतर समझा जाता था, गाली गलौच आम बात थी। फिर अंग्रेजों ने कुछ सामाजिक सुधार भी किए, जैसे सती प्रथा पर रोक लगाई, विधवा पुनर्विवाह को कानूनी बनाया। हाँ, वो तो अच्छे कदम थे शायद। इरादे शायद नेक हो, लेकिन कई भारतीयों को, खासकर रूढ़िवादी वर्ग को, लगा कि ये उनकी सदियों पुरानी परंपराओं और उनके धर्म में सीधी दखलंदाजी है। अच्छा, ये नजरिया भी था। जी, और पश्चिमी शिक्षा को लेके भी एक डर बैठ गया था कि कहीं उनकी अपनी संस्कृति, अपनी पहचान ही न मिट जाए। और फिर ईसाई मिशनरियों की गतिविधियां बढ़ रही थीं, उससे ये डर और फैला कि कहीं उनका धर्म भ्रष्ट करने की कोशिश तो नहीं हो रहे। समझ गया। तो मतलब कई सारी वजहें थीं जो धीरे धीरे सुलग रही थी, पर वो जो कहते हैं ना आखिरी चिंगारी, वो तो चर्बी वाले कारतूस ही थे। एकदम, वो बिल्कुल आखिरी ट्रिगर पॉइंट था। एक नई राइफल आई थी, एनफील्ड राइफल। हाँ। और उसके जो कारतूस थे, उनको इस्तेमाल करने से पहले दांत से काटकर खोलना पड़ता था। अच्छा। अब अफवाह ये फैली, और बहुत तेजी से फैली, कि इन कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी लगी हुई है। और ये दोनों ही? हाँ, हिंदुओं के लिए गाय पवित्र है और मुसलमानों के लिए सूअर हराम। तो इसने दोनों ही समुदायों के सिपाहियों की धार्मिक भावनाओं को सीधे सीधे भड़का दिया। उन्हें लगा ये जानबूझकर किया जा रहा है। फिर बैरकपुर में मंगल पांडे ने गुस्से में अपने अफसर पर गोली चला दी, और फिर उनको फांसी दे दी गई। बस वहीं से विद्रोह की आग फैलनी शुरू हो गई। और फिर तो ये आग फैली। हमने सुना है दिल्ली में बहादुर शाह जफर को नेता मान लिया गया, कानपुर में नाना साहब थे, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई। ये कुछ बड़े नाम थे जो एकदम सामने आए। हाँ, ये तो थे ही। और लखनऊ में बेगम हजरत महल थीं, बिहार में कुंवर सिंह थे, कई और नेता भी अपने अपने इलाकों में उठ खड़े हुए। सब ने बहुत बहादुरी से संघर्ष किया, लेकिन शायद इनमें आपस में तालमेल नहीं था। हाँ, सबसे बड़ी दिक्कत शायद यही थी। इन सब नेताओं और अलग अलग विद्रोही गुटों में तालमेल की भारी कमी थी। कोई एक केंद्रीय योजना नहीं थी, कोई एक सर्वमान्य नेतृत्व उभर कर नहीं आ पाया। सब जैसे अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहे थे अपने इलाके में।
दूसरी तरफ अंग्रेजों के पास बेहतर हथियार थे, टेलीग्राफ जैसी संचार व्यवस्था थी और उनकी फौज ज्यादा संगठित थी। तो उन्होंने इसे दबा दिया कि ईस्ट इंडिया कंपनी का राज खत्म हो गया, है ना? बिल्कुल सही। विद्रोह ने ये साफ कर दिया था कि एक व्यापार करने वाली कंपनी इतने बड़े देश पर शासन नहीं कर सकती, या कम से कम ब्रिटिश सरकार को ऐसा लगा। तो 1858 में एक कानून पास हुआ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, और भारत का शासन सीधे ब्रिटिश ताज यानी महारानी विक्टोरिया के अधीन आ गया। अच्छा, कंपनी राज खत्म, सीधा ब्रिटिश राज शुरू। जी। और सेना में बड़े बदलाव किए गए। अंग्रेज सैनिकों की संख्या बहुत बढ़ा दी गई और भारतीय सैनिकों को जाति, धर्म और क्षेत्र के आधार पर बांटा गया। अच्छा, क्यों? ताकि उनमें फिर से वैसी एकता न बन पाए जैसी 1857 में कुछ हद तक दिखी थी। उन्होंने लड़ाकू और गैर लड़ाकू कौमों का सिद्धांत बनाया, जिसे मार्शल रेस थ्योरी कहते हैं। एक और बड़ा बदलाव ये हुआ कि राज्यों को हड़पने वाली जो नीति थी डलहौजी की, उसे बंद कर दिया गया। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स खत्म। हाँ, और जो देशी राजा महाराजा थे उन्हें भरोसा दिलाया गया कि अंग्रेज उनके आंतरिक मामलों में, उनके धर्म में दखल नहीं देंगे, बशर्त ये थी कि वो ब्रिटिश सत्ता के वफादार बने रहें। तो मतलब विद्रोह अपने तात्कालिक लक्ष्य में तो कामयाब नहीं हुआ, लेकिन इसका महत्व तो बहुत गहरा था फिर भी। यकीनन यकीनन, भले ही ये उस वक्त विफल हो गया, लेकिन इसने आने वाले समय के लिए भारतीय राष्ट्रवाद की नींव डाल दी। पहली बार इतने बड़े पैमाने पर अलग अलग जगहों के लोग भले ही अलग अलग कारणों से एक बाहरी ताकत के खिलाफ एक साथ खड़े हुए थे। हाँ, ये बात तो है। हाँ, ये बात सच है कि विद्रोह बिखरा हुआ था, नेताओं में तालमेल नहीं था, सबके अपने अपने हित भी थे। शायद कोई एक स्पष्ट राष्ट्रीय सोच उस वक्त नहीं थी उनके पास, साधन भी कम थे और अंग्रेज सैन्य रूप से बहुत ज्यादा ताकतवर थे। ये सब विफलता के कारण थे। लेकिन फिर भी इसने भविष्य के स्वतंत्रता संग्राम के लिए एक प्रेरणा का काम किया, एक जमीन तैयार कर दी। ये भारतीय इतिहास में एक निर्णायक मोड़ था, जिसने अंग्रेजों को भी अपनी नीतियां बदलने पर मजबूर किया। कुल मिलाकर 1857 सिर्फ सिपाहियों का गुस्सा या विद्रोह नहीं था, ये उससे कहीं ज्यादा जटिल, कहीं ज्यादा गहरा मामला था, जिसके असर बहुत दूर तक गए। सही कहा आपने। इसने भारत और ब्रिटेन के रिश्तों की जो दिशा थी उसे हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। और देखिए, यहाँ एक सवाल सोचने पर मजबूर करता है। बिल्कुल। अगर उस वक्त के नेताओं में थोड़ा बेहतर तालमेल होता, अगर उनके सामने एक साझा, स्पष्ट राष्ट्रीय लक्ष्य होता, तो क्या भारत की कहानी कुछ अलग तरह से लिखी जाती? ये सोचने वाली बात है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।